मैं विनीत मुद्गल स्टूडेंट्स मैं आज आप लोगों के लिए कुछ इंडक्टर बेस्ड कुछ एक सर्किट लेके आया हूँ। ये सर्किट सीरीज में रजिस्टर और इंडक्टर को सीरीज में जोड़ के मैं एक आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं इंडक्टर क्या होता है। इंडक्टर एक एलिमेंट है या एक डिवाइस है। सबसे पहले देखते हैं इंडक्टेंस। इंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल डिवाइस टू अपोज एनी चेंज इन करेंट्स फ्लोइंग थ्रू दैट एलिमेंट। मतलब इंडक्टेंस किसी भी डिवाइस का वो गुण है जो कि ये दिखाता है कि करंट में जो चेंजिंग हो रहा है उसका अपोज करता है, उसको शो करता है। यानी कि करंट जो सर्किट से जो एलिमेंट से फ्लो हो रहा है उसमें अगर जितना चेंज होगा उतना ही वो उसका अपोज करेगा। अपोज किसी वोल्टेज के रूप में भी कर सकता है, यानी एक काउंटर ईएमएफ उत्पन्न करके भी शो कर सकता है कि हाँ एक अपोजिट एक विद्युत भाग बल या काउंटर ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट करता है, जो कि दिखाता है कि ये करंट का जो फ्लो हो रहा है उसको अपोज कर रहा है। यानी कि इंडक्टर इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल डिवाइस टू अपोज द चेंज इन करंट दैट फ्लोइंग इन दैट सर्किट। तो इसको बोलते हैं इंडक्टेंस। और ये जो प्रॉपर्टी इस टाइप की है जो कि किसी भी करंट में वेरिएशन हो रहा है उसका जो अपोज कर रहा है, उसका विरोध कर रहा है। ये जो इंडक्टेंस की जो प्रॉपर्टी है वो एलिमेंट्स जो शो करता है उसको इंडक्टर बोलते हैं। यानी इंडक्टर एक ऐसी युक्ति है, डिवाइस है जो कि इंडक्टेंस प्रॉपर्टी को शो करता है। तो इंडक्टेंस में एक काउंटर ईएमएफ उत्पन्न होता है। काउंटर ईएमएफ चूँकि करंट में वेरिएशन होने से उत्पन्न होता है। ये काउंटर ईएमएफ जो है ना, ये इंडक्टिव रिएक्टेंस के इक्वल होता है। जो एक्सएल जो आप लोगों ने देखा हो एक्सएल, तो एक्सएल एक काउंटर ईएमएफ के कारण ही डेवलप होता है, जो कि उसमें होने वाले करंट का विरोध करता है। इसको ये चूँकि अवरोध उत्पन्न करता है इसलिए इसको रेजिस्टेंस के इक्वल मान सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखते हैं कि रेजिस्टेंस जो है इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। इंडक्टिव रिएक्टेंस फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इंडक्टिव रिएक्टेंस इंडक्टर की वैल्यू पर डिपेंड करता है, जो कि इंडक्टेंस से शो होती है। यानी कि इंडक्टर जो रिएक्टिव इंडक्टेंस जो इंडक्टिव रिएक्टेंस जो उत्पन्न हो रहा है किसी सर्किट में एक्सएल, वो 2πfL के इक्वल होता है। यहाँ पर एफ फ्रिक्वेंसी है, सप्लाई जो पावर सप्लाई आ रही है उसकी फ्रिक्वेंसी है, और एल इंडक्टेंस है। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये होता है एक्सएल इक्वल टू 2πfL। एक मिनट आपको दिखाता हूँ। XL इक्वल टू 2πfL। यहाँ F फ्रिक्वेंसी है और L इंडक्टेंस है। L को अधिक करेंगे और F को अधिक करेंगे तो XL क्या होगा, कम होगा। L को अधिक करेंगे और L तो XL L को अधिक करने पर XL भी अधिक होगा, ठीक है ना। यानी कि XL की वैल्यू F और L को इंक्रीज करने पर XL भी
इंक्रीज़ होता है और एफ और एल की वैल्यू को डिक्रीज़ करने पर एक्स एल डिक्रीज़ होता है। एक्स एल के डिक्रीज़ होने पर आई जो है ना वो बढ़ेगा। इसका मतलब ये है कि एफ और एल इंक्रीज़ करते हैं तो एक्स एल इंक्रीज़ होगा और आई है वो डिक्रीज़ होगा। यानी कि फ्रिक्वेंसी और इंडक्टेंस की वैल्यू बढ़ाने पर ये होता है। चलो यहाँ पर देखते हैं कि अब चूँकि किसी डीसी सर्किट में अगर इंडक्टर लगाएंगे तो क्या होगा। ये चूँकि मैंने 10 वोल्ट को यहाँ पर एक नैनो हेनरी से एक मैंने जोड़ दिया है, तो डायरेक्ट अगर डीसी से जोड़ते हैं, चूँकि डीसी में फ्रिक्वेंसी क्या होती है 0, एफ़ क्या होता है उसमें, एफ़ इक्वल टू होता है 0। एफ़ 0 है तो एफ़ 0 होने पर क्या होगा, जो है एफ़ 0 होने पर एक्सएल 0 हो जाएगा। एक्सएल क्या हो जाएगा 0। तो एक्सएल 0 होने पर आई क्या होगा, मैक्सिमम होगा, आई मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखते हैं कि किसी भी इंडक्टर सर्किट का रिएक्टेंस अगर डीसी सर्किट अगर डीसी सर्किट के साथ इंडक्टर लगाए तो एक्सएल 0 होगा और करंट बढ़ जाएगा, यानी शॉर्ट सर्किट की। यहाँ पर ये इसी को परफॉर्म करके देखते हैं। देखो वो शॉर्ट बता रहा है, वोल्टेज सोर्स इज शॉर्टेड, यानी कि इंडक्टर को अगर डायरेक्ट डीसी सप्लाई से जोड़ेंगे तो वो शॉर्ट दिखाएगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इंडक्टर का उपयोग एज ए फ़िल्टर की तरह कर सकते हैं किसी डीसी पावर सप्लाई को बनाने के लिए, या जो कि एसएमपीएस होते हैं उसमें इंडक्टर का उपयोग फ़िल्टर के लिए कर सकते हैं, जो कि डीसी को जो है वो ग्राउंड कर देगा और एसी को बाहर निकलने देगा। इस टाइप के कोई अगर फ़िल्टर बनाने हैं तो वहाँ पर डीसी का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि डीसी क्योंकि इंडक्टर किसी डीसी पर्पज़ के लिए शॉर्ट सर्किट बिहेव करता है। यहाँ पर देखते हैं कि अगर डीसी पर अगर कैपेसिटर लगाएंगे तो क्या होगा। देखो यहाँ पर 0 एम्पीयर दिखा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि एक्सएल ये एक्सएल नहीं, यहाँ पर एक्सी आएगा, यानी किसी डीसी पर्पज़ के लिए कैपेसिटर हाई कैपेसिटिव रिएक्टेंस शो करेगा, इसलिए उसमें से फ्लो होने वाला करंट 0 हो जाएगा। ये मैं आप लोगों को अगले जो चैप्टर आएगा वो आएगा मेरा आरसी सर्किट, मीन्स रजिस्टर और कैपेसिटर का सर्किट आएगा, उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे कैपेसिटर जो है ना डीसी के लिए उसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस इन्फिनिटी होता है और हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है और करंट फ्लो नहीं होता है, जबकि इंडक्टिव रिएक्टेंस में करंट फ्लो होता है डीसी के लिए और मैक्सिमम करंट फ्लो होता है और शॉर्ट सर्किट प्रोवाइड करता है। यहाँ पर मैंने एक और सर्किट बनाया है। देखो यहाँ पर ये सर्किट मैंने बनाया है, इसमें सबसे पहले मैं आप लोगों को ये दिखाऊंगा कि स्पाइक्स जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं। क्या होता है कि करंट में एब्रप्टली चेंज होता है, तो एब्रप्टली चेंज होने से, चूँकि मैंने पहले बताया था कि किसी भी इंडक्टर में से अगर करंट फ्लो हो रहा है, उसमें अगर वेरिएशन होते हैं, उसमें अगर चेंजिंग होता है तो काउंटर ईएमएफ उत्पन्न होता है, जो कि कुछ सेकंड के लिए उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर मैं
सबसे पहले आप लोगों को ये बताऊंगा कि कैसे स्पाइक्स करंट को चेंज करने पर कैसे स्पाइक्स बनते हैं। तो एक जो वेवफॉर्म मैंने एक ले ली है यहाँ पर एमीटर के लिए, और एक ले ली है मैंने वोल्ट मीटर के लिए। तो मैं यहाँ पर दिखाऊंगा, देखिए यहाँ पर मैंने अभी स्विच को बंद कर दिया है। अब जैसे ही मैं स्विच को ऑन करूँगा, देखिए ये देखो यहाँ पर स्पाइक्स बन रहे हैं। जो करंट जो है ना वो ग्रीन वेव फॉर्म से शो हो रही है, और वॉयलेट है वो इंडक्टर के अक्रॉस जो EMF है, काउंटर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, जो जनरेट हो रहा है उसको शो कर रहा है। बैगनी जो वॉयलेट वाली है वो वेव फॉर्म। तो करंट जहाँ पर मैक्सिमम से लो हुआ, मैक्सिमम से मिनिमम जहाँ पर हुआ, जैसे इसमें मैं दिखाऊंगा। देखो ये जो एरिया है यहाँ पर, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, जहाँ पर करंट क्या हो रहा है, ये ग्रीन वाली है वो वेवफॉर्म हाई से एकदम लो हो गया। लो होने पर ही उसी समय ही स्पाइक्स वोल्टेज में जो इंडक्टर के अक्रॉस जो वॉलेट है वेवफॉर्म, वो स्पाइक्स मीन्स वो वेरिएशन, वो स्पाइक्स जनरेट हो रहा है। यहाँ भी उसी समय पे स्पाइक्स जनरेट होगा। इसको मैं एक बार और दिखाता हूँ आप लोगों को। देखिए यहाँ पर ये करंट बढ़ रहा है, यहाँ पर एकदम स्पाइक्स आ गया। फिर से मैंने ये क्लोज़ कर दिया, फिर से मैंने बंद कर दिया। तो जैसे ही मैं बंद करता हूँ, तो जैसे ही मैंने इसको जो है बंद किया सर्किट को, तो करंट उसको बढ़ता है। और जैसे मैंने इसको अभी किया बंद, ये मैंने बंद कर दिया अभी सर्किट, तो करंट बढ़ रहा है। और करंट बढ़ने पर जैसे स्टडी वैल्यू पर करंट पहुंचता है, जैसे स्टडी वैल्यू पर करंट पहुंचता है तो क्या होता है, देखो स्टडी वैल्यू पर करंट पहुंचने पर जो CEMF है इंडक्टर के अक्रॉस 0 मिलने लगता है। तो अब यहाँ पर मैं स्विच को, अब यहाँ पर चूँकि स्विच को मैंने ऑन कर रखा है, जैसे स्विच को ऑफ करूँगा, स्विच को मैंने ऑफ कर दिया, ऑफ, फिर से ऑन, फिर से ऑफ करने पर ही मुझे इंडक्टर में स्पाइक्स मिलते हैं। क्योंकि ऑफ करने पर क्या होता है, करंट जो है करंट मैक्सिमम से मिनिमम होता है। मिनिमम होने पर चूँकि ये चेंजिंग हो रहा है, और वो भी एब्रप्टली चेंजिंग हो रहा है, इसमें हाई रेट ऑफ चेंज हो रहा है, इसलिए इंडक्टर के अक्रॉस मुझे ये वोल्टेज मिल गया। ये स्पाइक्स जो है ना, कभी कभी इसकी एक अच्छे स्पाइक्स का कभी कभी अपन किसी सर्किट में इसका उपयोग भी कर लेते हैं, और कभी कभी ये किसी सर्किट में अनवांटेड भी होते हैं। जैसे कि ट्यूबलाइट अगर अपन जलाते हैं, तो सबसे पहले स्विच को स्टार्ट से और किसी चोक के माध्यम से स्टार्ट और ट्यूब को और स्टार्टर को सीरीज में जोड़ देते हैं। तो जब अपन जैसे देखते हैं कि स्विच को ऑन करते हैं, तो सबसे पहले जो स्टार्टर है वो उसके ऑन होते ही पूरा सर्किट क्लोज होता है, और इनिशियल करंट मिलता है। इनिशियल जो करंट मिलता है उससे इलेक्ट्रोड गर्म होता है, हीट होता है, तो थोड़ा सा डल ग्लो वहाँ पर दिखता है। दोनों इलेक्ट्रोड जो कि टंगस्टन के होते हैं, जो कि थोड़े सा वहाँ पर दिखते हैं। लेकिन जैसे ही वो स्टार्टर जो है उसमें करंट बढ़ता है, तो इंडक्टर के अक्रॉस क्या स्पाइक्स वोल्टेज जनरेट होता है, मीन्स हाई वोल्टेज जनरेट होता है। तो वो जो हाई वोल्टेज होता है वो फिर इलेक्ट्रोड को
कुछ समय के लिए मिलता है, क्योंकि स्पाइक वोल्टेज कुछ समय के लिए होता है, इंडक्टर के अक्रॉस कुछ समय के लिए उत्पन्न होता है, तो वो कुछ समय के लिए उसके अक्रॉस वोल्टेज मिलता है। तो वो जो हाई वोल्टेज है वो टंगस्टन जो इलेक्ट्रोड हैं ट्यूबलाइट के, उसके अक्रॉस मिलने लगता है। तो उससे क्या होता है, जब चूँकि टंगस्टन जो कि ट्यूबलाइट में गैस जो है वो उसको उसके उसमें गैस का आयोनाइजेशन तभी होगा जब इलेक्ट्रोड पर हाई वोल्टेज होगा। तो ये हाई वोल्टेज चोक से मिलता है, इंडक्टर से मिलता है। इंडक्टर पर ये वोल्टेज स्पाइक से उत्पन्न होता है, स्पाइक्स पर ये वोल्टेज करंट में वेरिएशन से उत्पन्न होता है। तो इस कारण जो है करंट जो ट्यूबलाइट पर हाई वोल्टेज पर आरोप हाई वोल्टेज इंसिडेंट होने के कारण वो जो है ना इलेक्ट्रॉन को इमिट करते हैं, और आयंस में वो उस आयंस जनरेट होते हैं, जिससे कि अंदर ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रॉन वो करंट का फ्लो होता है। इसी और ये जो हाई वोल्टेज है कुछ, चूँकि सबको जो कि आप लोग सब लोग जानते हैं कि इंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि इनिशियल हाई वोल्टेज वो है उत्पन्न होगा, बाद में वो स्टडी स्टेट वैल्यू पर पहुंचेगा। तो जैसे ही वो वैल्यू समय के साथ जैसे ही थोड़ा टाइम लेके कुछ मिनट के बाद या कुछ सेकंड के बाद वो जो वैल्यू है वोल्टेज की कम होती है। कम होते ही लगभग 110 वोल्ट पे आके फिर वो स्टडी स्टेट में पहुंच के स्टडी करंट जो है ट्यूबलाइट को प्रोवाइड करती है। इसमें फिर स्टार्टर का कोई रोल नहीं होता, क्योंकि स्टार्टर का काम था इनिशियल करंट को उत्पन्न करना। क्योंकि इनिशियल करंट उत्पन्न होने से ईएमएफ उत्पन्न हो गया, वही स्टार्टर का टारगेट था यहाँ पे। तो यहाँ पर ये एक चीज़ देखते हैं कि स्पाइक्स का क्या रोल है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में स्पाइक्स का कुछ स्पाइक्स एक सर्ज वोल्टेज के नाम से भी जाना जाता है। तो वो सर्ज वोल्टेज अगर कॉइल पर उत्पन्न होता है तो वो कभी कभी हानिकारक भी होता है, इसलिए अपन डायोड लगा देते हैं। वो मैं अगले आपको जब कॉइल जब का चैप्टर होगा या इसमें और आगे सर्किट के चैप्टर आएंगे तो मैं आपको क्लियर करूँगा कि कैसे स्पाइक्स जो हैं कॉइल में जनरेट होता है और उनको डायोड लगाया जाता है, कैसे प्रोटेक्शन दी जाती है। चलो, इसमें एक चीज़ और देखने को आती है कि एक टाइम कांस्टेंट भी एक होता है। टाइम कांस्टेंट मीन्स होता है कि एक सीरीज एलआर सर्किट का एक टाइम कांस्टेंट, सीरीज आरएल सर्किट में एक टाइम कांस्टेंट होता है। टाइम कांस्टेंट क्यों डिफाइन किया है? टाइम कांस्टेंट एक्चुअल में ये किसी सर्किट को अगर डिजाइन करनी है, जैसे कि अब किसी एक सर्किट का एक ऑसिलेटर अगर बनाना है, अगर किसी एक ऑसिलेटर ऐसा डिजाइन करना है कि उसकी फ्रिक्वेंसी कम हो या ज़्यादा हो, तो वहाँ पर क्या करते हैं, उसका चार्जिंग टाइम और डिस्चार्जिंग टाइम को अपन क्या कैलकुलेट करना पड़ता है कि उसी पर डिपेंड करेगा कि उसकी फ्रिक्वेंसी डिस्चार्जिंग चार्जिंग टाइम पे उसकी फ्रिक्वेंसी डिपेंड करती है कि उसकी फ्रिक्वेंसी कम होगी या ज़्यादा होगी। तो कैसे इंडक्टर का कितनी वैल्यू रखी जाए कि इसका चार्जिंग टाइम कितना मिलेगा, कितनी वैल्यू रखी जाए कि इसका जो है वो डिस्चार्जिंग टाइम कितना मिलेगा। तो इसलिए टाइम कांस्टेंट डिफाइन किया गया है। तो टाइम कांस्टेंट इक्वल टू होता है L/R। तो यहाँ पर जो है टाइम कांस्टेंट मीन्स होता है, जैसे कोई सीरीज आरएल सर्किट है तो आर के अक्रॉस जो वोल्टेज इनिशियली जो है वोल्टेज जो रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज 63.2% पहुँचने में जितना टाइम लेता है उसको एक टाइम कांस्टेंट बोलते हैं। या फिर इंडक्टर के अक्रॉस जो CEMF जनरेट जो काउंटर EMF बन रहा है उसको 37% पहुँचने में उसको इनिशियल जो कि मैक्सिमम वैल्यू पर था स्टार्टिंग में, चूँकि करंट जो कि जैसे ही ऑन करते हैं तो करंट बढ़ता है तो हाई वोल्टेज EMF उत्पन्न होता है, काउंटर EMF उत्पन्न होता है इंडक्टर पे। तो वो जो इंडक्टर का जो अक्रॉस जो वोल्टेज हाई वोल्टेज है उसको डिस्चार्ज होने में 37% तक पहुंचने में जितना टाइम लगता है वो एक टाइम कांस्टेंट होता है। यानी टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन दो हो गई कि रेसिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज 63.2% होने में जितना टाइम लगता है, 63% और फाइनल वैल्यू जो रेसिस्टर के अक्रॉस जो फाइनल वोल्टेज डेवलप होगा उसका 63.2% पहुँचने में जितना टाइम लगता है वो एक टाइम कांस्टेंट। और इनिशियल जो हाई वैल्यू इंडक्टर के अक्रॉस जो डेवलप हुई है उसको डिस्चार्ज होने में 37% तक पहुंचने में जितना टाइम लगता है उसको भी वन टाइम कांस्टेंट बोला जाता है।
तो यहाँ चूँकि टाइम कांस्टेंट का डेफिनेशन होती है, क्योंकि टाइम कांस्टेंट का फार्मूला होता है टॉ इक्वल टू एल अपॉन आर, यानी कि एल को बढ़ाएंगे तो टॉ मीन्स टाइम कांस्टेंट बढ़ेगा, और अगर आर को घटाएंगे तो टाइम कांस्टेंट बढ़ेगा। यानी टाइम कांस्टेंट दो कंडीशन में बढ़ेगा, एल को इंक्रीज़ करने पर और आर को डिक्रीज़ करने पर। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि कैसे टाइम कांस्टेंट को चेंज कर सकते हैं, वेव फॉर्म के रूप में यहाँ पर अपन देख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको चूँकि दिखाने के लिए मैंने ये जो है वोल्टेज में ले लेता हूँ। वोल्टेज के अक्रॉस आपको ये रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज डेवलप होगा और एक इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज डेवलप होगा, वो उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे 63.2% ऑफ फाइनल वैल्यू अक्रॉस रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज डेवलप होने में कितना टाइम लेता है, और उसी का 37% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू के जो है उसका 37% डाउन, मतलब उसको डिस्चार्ज होने में कितना टाइम लेता है, उसको वन टाइम कांस्टेंट को आपको बताऊँगा कैसे होता है। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं, स्विच को मैंने बंद किया। स्विच को बंद करते ही यहाँ पर देखते हैं, जैसे ही मैंने स्विच को बंद किया तो देखो, अभी ये देखिए यहाँ पर स्विच को बंद करते ही ये जो रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है, ये वाला वोल्टेज है जो रजिस्टर के अक्रॉस ये डेवलप हो रहा है। तो चूँकि 10 वोल्ट मैंने अप्लाई किया है यहाँ पे 10 वोल्ट, तो 10 वोल्ट का 63.2% मीन्स 6.3 लगभग मान सकते हो। तो 6.3 मीन्स इधर, यहाँ तक, इधर तक पहुँचने में जो टाइम लगा, ये जो ऑरेंज वाली लाइन है ये वोल्टेज दिखा रही है रजिस्टर के अक्रॉस। इसको 6.3 पहुँचने में कितना टाइम लगा, इतना, यहाँ तक इतना, ये टाइम, ये जो मैंने रेड मार्क किया है नीचे बेस में, इतना टाइम, ये वन टाइम कांस्टेंट कहलाएगा। ऐसे ही इसमें 37.3%, सॉरी हाँ 37% डिस्चार्ज होने में इंडक्टर को, तो 37 मीन्स यहाँ पे आएगा लगभग यहाँ पे। तो इतना, ये भी टाइम, इतना टाइम कांस्टेंट, ये भी, तो सेम हो गया ना। इसका मतलब ये हुआ, ये दो जो मैंने रेड जो मार्क किए, एक ये और एक ये जो ऑरेंज वाला जो मार्क दिखा रहा है, वो ऊपर जो ऑरेंज वाली लाइन जो है वो दिखा रही है वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, और ये जो बैगनी वाली लाइन है नीचे वो दिखा रही है वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। तो टाइम कांस्टेंट मीन्स हो गया, वन टाइम कांस्टेंट हो गया, जहाँ पर मैंने ये मार्क किया है नीचे, ये हो गया वन टाइम कांस्टेंट। क्योंकि 63.2% जो फाइनल वैल्यू है जो कि 10 वोल्ट है, और उसका 6.3 वोल्ट जो है, तो 6.3 चार्ज होने में, इंडक्टर को चार्ज होने में इतना टाइम लगेगा। और इंडक्टर के अक्रॉस इंडक्टर को 37% डिस्चार्ज होने में इतना टाइम लगेगा। तो वो एक टाइम कांस्टेंट हो गया। अब मैं देखता हूँ कि कैसे एल और आर की वैल्यू को चेंज करने पर टाइम कांस्टेंट चेंज होता है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले देखता हूँ, सबसे पहले एल की वैल्यू अभी देखा था अभी लास्ट में कि एल की वैल्यू को बढ़ाने पर टाइम कांस्टेंट बढ़ जाता है, यानी कि अब टाइम कांस्टेंट देखते हैं एल की वैल्यू को बढ़ाने पर कैसे बढ़ता है। तो यहाँ मैं एल की वैल्यू को बढ़ाऊंगा, मैंने 95 से इसको लगभग कर दिया, लगभग 151 कर दिया। ओके, तो देखते हैं इसमें कैसे एल और जो है ना ये जो है टाइम कांस्टेंट की वैल्यू, एल चूँकि बढ़ा दिया तो टाइम कांस्टेंट बढ़ना चाहिए। देखिए
देखो यहाँ पर मैंने इसको स्विच को ऑन कर दिया। अब यहाँ पर मैं देखूँगा इसका वोल्टेज जो है ना कैसे राइज होगा। देखिए अब यहाँ पर जो है टाइम कांस्टेंट आप देखिए, अब चूँकि एल की वैल्यू 151 मिली हेनरी हो गई, जो कि पहले 95.6 कुछ मिली हेनरी थी। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है ना मैंने बढ़ा दी है, ये देखो ये वाली वैल्यू मैंने बढ़ा दी है, एल की वैल्यू बढ़ा दी है। तो एल की वैल्यू बढ़ाने पर क्या होगा, टाइम कांस्टेंट बढ़ना चाहिए। अब देखो उसको जो है ना टॉ जो है, जो कि टाइम कांस्टेंट, वो देखो अब कितना मिलेगा, 66.3 वोल्टेज, यानी कि ये कहाँ पे आ जाएगा, लगभग इधर आ जाएगा। तो देखो यहाँ से ये अब इधर आ गया, यानी पहले की अपेक्षा जो कि पहले इधर आ रहा था, अब ये जो है ना टाइम, ये टाइम स्पैन अब बढ़ गया। ये टाइम अब वही 37, अब जो एल की वैल्यू, चूँकि एल की वैल्यू बढ़ाने पर अब देखो टाइम कांस्टेंट बढ़ के मिल रहा है। ऐसे ही 37 पॉइंट ऐसे ही 3.7 वोल्टेज होने पर, वोल्टेज डाउन होने पर जो फाइनल वैल्यू है वोल्टेज जो इंडक्टर के अक्रॉस ये वाला है, उसको डाउन होने पर 3.7 तक पहुँचने में कितना टाइम लग रहा है, इतना। देखो यहाँ तक 3.7 यहाँ पर होगा लगभग, तो वो यहाँ तक वो, यानी कि अब टाइम कांस्टेंट जो है ना, टाइम कांस्टेंट बढ़ गया। इसका मतलब ये हुआ कि एल की वैल्यू को बढ़ाने पर और आर की वैल्यू को कम करने पर टाइम कांस्टेंट जो है टो वो बढ़ता है। यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि जैसे कि चूँकि एक चीज़ जहाँ पर देखने में आती है कि यहाँ ऐसी वैल्यू को कम और ज़्यादा करके ऑसिलेशन को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको अगर कोई किसी को कोई क्वेश्चंस हैं, किसी को कोई डाउट है, या आरएल सीरीज सर्किट में किसी को डाउट है, तो मुझे मेरा व्हाट्सएप नंबर पे भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं इस पर लिख रहा हूँ, 9926859210। इस पर मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा आरसी सर्किट के कुछ फंडामेंटल्स प्रॉपर्टीज़ आपको बताऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।